गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने मगध महाजनपद के बारे में चर्चा कर रहे थे। और मगध महाजनपद को बिंबिसार से स्टार्ट करते हुए हमने महापद्मनंद के पुत्र धनानंद तक का इतिहास आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कैसे कैसे धनानंद के समय ही यूनानी आक्रमण होना भारत में स्टार्ट हुए होंगे। उसके साथ साथ हमने अपने वीडियो में चर्चा की थी महात्मा बुद्ध के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज के लेक्चर में फिर से हम वही महापद्मनंद के पुत्र धनानंद की तरफ को बढ़ेंगे और आगे के इतिहास के बारे में कंटिन्यू करेंगे, एक दूसरे से कड़ियों को जोड़ते हुए उन चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। हमने बताया था महापद्मनंद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धनानंद राजा बना होगा और एक उसकी प्रवृत्ति बताई थी हमने, वो बहुत ही भोगी विलासी या शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा होगा, जिस कारण भारत में फारसी और यूनानी आक्रमण होना प्रारंभ हुए होंगे। जिसमें हमने आपको एक यूनानी आक्रमण को बताया था, आपको उसी आक्रमण को एक बार फिर से चर्चा करते हुए कहानी को आगे की ओर बढ़ेंगे। और आज का लेक्चर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और वो कहानियां जोड़ने वाली हैं जो कहानियां अभी तक आपको सही से नॉलेज में नहीं है। हमने आपको बताया था यूनानी आक्रमण के बारे में, हमने जब चर्चा की थी तो आपसे बताया था यूनान का एक शहर जिसे हम आजकल ओलंपिया जो ओलंपिक गेम खेलते हैं, हमने देखा था यूनानी आक्रमण के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये चर्चा की थी आपसे कि यूनानी आक्रमण में आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने यूनानी आक्रमण की अगर चर्चा करें, हमने आपसे बोला यूनानी आक्रमण में कि एक राजा का नाम बताया कि जिसका नाम था फिलिप द्वितीय। यूनान जो आपकी जो है कंट्री है, आपकी यूनान की तरफ को हम बढ़े तो यूनान में हमने देखा एक राजा था वहां का, उसके राजा का नाम बताएंगे हम आपको फिलिप द्वितीय। तो फिलिप द्वितीय की पत्नी का नाम रहा होगा, हमने आपको ओलंपिया नाम बताया था। ओलंपिया और फिलिप द्वितीय से एक इनका पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम आपको हमने अलेक्जेंडर सेकंड पिछले वीडियो में अपने पूरी इसकी कहानी समझा दी थी अलेक्जेंडर द्वितीय की। यही जाकर भारत पर आक्रमण करेगा, जीत के उद्देश्य से आएगा और संपूर्ण विश्व में जो है अपना जो है पताका फहराने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे जब ये भारत की तरफ को बढ़ रहा होगा, सारी कहानी हम आपको बता चुके थे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, कैसे इसने भारत में आके दारा तृतीय से युद्ध लड़ा होगा और दारा तृतीय की 40 गुना सेना को हराने के बाद ये अलेक्जेंडर महान बना होगा। क्योंकि एक ये 17 वर्ष का व्यक्ति, 17 वर्ष का लड़का एक 55 साल के व्यक्ति से दारा तृतीय से जिसके पास 40 गुना सेनाएं, उससे युद्ध लड़ेगा और युद्ध लड़ने के बाद संपूर्ण इतिहास की, संपूर्ण संसार की इसी पर निगाह रही होगी। तो जिस कारण इसने युद्ध में इतनी अच्छी महत्वाकांक्षा दिखाई होगी अपनी, और उस महत्वाकांक्षा के कारण इसे महान बोला गया, जिसे हम अपने भारत में सिकंदर महान के नाम से जानते हैं या द अलेक्जेंडर ग्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से इसे हम जानते हैं। ये कहानी हमने पढ़ ली थी। आज की कहानी अब यहीं से स्टार्ट करते चलेंगे। इस समय की अगर बात करें तो एक यूनिवर्सिटी भारत में हुआ करती थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो तक्ष जो है ये राजकुमार थे भरत वंश के राजकुमार थे, जिनकी याद में एक शिला रखवाई गई जिसका निर्माण करवाया गया और उस निर्माण करने वाली पूरी की पूरी एक विश्वविद्यालय का रूप ले लिया उसने, जिसे हमने तक्षशिला बोला है। तो आपसे पूछे कभी कि तक्षशिला क्या है तो आप बता देंगे तक्ष जो है एक राजकुमार थे, भरत वंश के थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनके पिता ने एक जो है यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जिसे हमने तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जाना, जिसमें क्षत्रिय वंश के राजाओं के और क्षत्रिय कुल ब्राह्मण कुल के जितने भी वंशज हुआ करते थे वो आके शिक्षा लिया करते थे। इसमें एक केवल भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी जो है व्यक्ति आकर यहाँ पर ज्ञान अर्जित किया करते थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब तक्षशिला में ना एक जो है बहुत बड़े जो है आपके तक्षशिला के इनके जो है ज्ञानी व्यक्ति रहे होंगे, जो तक्षशिला में पढ़ाया करते होंगे, जो वहां के अध्यापक रहे होंगे, जिनके बारे में सबने सुन रखा है। उनका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य। आपने चाणक्य के कई सारे नाम पढ़े हैं, जैसे कि चाणक्य के साथ साथ बताएं आपने चाणक्य का नाम कौटिल्य पढ़ रखा होगा। कौटिल्य के साथ साथ हमें अगर बात करें, इन्हीं का नाम आपने विष्णुगुप्त पढ़ रखा होगा। विष्णुगुप्त के साथ साथ एक नाम और पढ़ा होगा आपने, भारत का मैकियावली करके भी इन्हें जाना जाता है, भारत का मैकियावली। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि विष्णुगुप्त पूछ लेगा हमसे और कौटिल्य पूछ लेगा कि कौटिल्य किसका नाम है, उसके साथ साथ आपसे भारत का मैकियावली पूछ लेगा। भारत के मैकियावली के साथ साथ इनके एक बचपन का नाम और था जो शायद आपने नहीं पढ़ा हो, वो याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम अजय था।
क्या नाम था? अजय। इन्होंने जो है एक किताब लिखी है जिसे हम अर्थशास्त्र की किताब बोलते हैं, और रियल में अगर इस किताब पर जो है नॉलेज दी जाए तो ये अर्थशास्त्र की किताब नहीं है। इसमें राजा के सप्तांग बताए गए हैं कि राजा 7 अंगों से मिलकर बना होता है, उसके 7 कार्य होते हैं, राजा के जो मेन कार्य होते हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, जो हम आगे भविष्य में अपने लेक्चर में राजा के सप्तांग इनके बारे में जब ज्यादा बता रहे होंगे तब आपको राजा के सप्तांग पढ़ाएंगे, तब आप समझ जाएंगे ये किसने दिए हैं। ये दिए हैं आपको चाणक्य ने, जिसका नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली। इसके साथ साथ सर ने एक नाम और बचा दिया कि इसी का नाम था अजय। इन्होंने जो किताब लिखी है एक अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी है, और रियल में अर्थशास्त्र आप इसे इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं समझेंगे, इसमें राजा के सप्तांगों के बारे में बात हुई है। अब इस व्यक्ति की हमने क्या चर्चा करी? हमने इस व्यक्ति की ये चर्चा करी कि इस व्यक्ति को, चाणक्य को, कौटिल्य को चिंता होगी इस बात की कि ये अलेक्जेंडर द्वितीय है जो सभी में जो है मारा पीटी करते हुए आ रहा है, सब में एक नरसंहार करता हुआ आ रहा है और भारत की तरफ को बढ़ रहा है, ये भारत की तरफ को बढ़ रहा है। तो इस बात को देखते हुए ये जो है धनानंद के पास जाएंगे। उस समय धनानंद का समय पीरियड रहा होगा, भारत में कार्यकाल रहा होगा। और जब ये धनानंद के पास कैसे जाएंगे? पैदल इन्होंने जो पहुंचेंगे, मगध तक पैदल पहुंचे होंगे। आप इतनी बड़ी यात्रा समझ लीजिए कि कहाँ आपकी जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी रही और कहाँ आपका मगध बिहार रहा। तो दोनों में जो है वहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद ये जब इसके दरबार में पहुंचेंगे और दरबारी जो वहां पे खड़ा हुआ होगा, जो वहां पर जो है एक तरीके से इनके दरबार के बाहर इनका जो सैनिक खड़ा हुआ होगा, उस सैनिक से बोलेंगे कि मुझे जो है राजा से मिलना है और बहुत एक इंपोर्टेंट विषय पर चर्चा करनी है, एक ऐसे विषय पर चर्चा करनी है जो भारत की दशा को बहुत ज्यादा संभाल सकता है, वरना भारत बहुत बड़ी दुर्दशा में फंस सकता होगा। ठीक है साहब। ये जो है दरबारी जो होगा इसके पास जाएगा, धनानंद के पास जाएगा और दरबार में जाकर देखेगा। तो दरबार में जब देखेगा तो जिसकी बात हो रही है धनानंद की, ये ना शराब के नशे में ना बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा शराब के नशे में होगा। इससे कहेगा कि जो है एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी से जो है एक जो है ज्ञानी व्यक्ति आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो ये देखना आपसे किसी ना किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत चिंतित अवस्था में दिखाई देते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के गुरु आए हैं हमारे पास, विश्वविद्यालय के। पिया हुआ होगा, इसे कोई मतलब नहीं है। पहला दिन ऐसी कैसी गुजर जाएगा और चाणक्य महल के बाहर खड़े खड़े इंतजार करते रहेंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन फिर जाएंगे, फिर जाके कहेंगे कि मुझे मिलना है, बहुत इंपोर्टेंट बात पर चर्चा करनी है। उसमें भी जो है जो दरबारी फिर जाएगा, देखेगा उनकी अवस्था और वापस चुपचाप लौट आएगा और कहेगा राजा उसी अवस्था में है जिस अवस्था में हमने कल देखे थे। ठीक है, तो 2 दिन तक आप ध्यान रखेंगे, 2 दिन तक तो ये बिल्कुल इंतजार करते रहे। 2 दिन की बात हुई हमारे यहाँ पर। इसके बाद तीसरा दिन आएगा। तीसरे दिन फिर उससे कहेंगे दरबारी से जाकर के जो है आप मेरी जो है किसी ना किसी तरीके से मुलाकात करा दीजिए। अब दरबारी जाएगा, जाने के बाद फिर देखेगा, देखने के बाद इनसे कहेगा थोड़ी सी इनकी अवस्था सही मिलेगी इसे धनानंद की, और धनानंद से कहेगा कि 2 दिन से एक गुरु आ रहे हैं जो कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, तक्षशिला विश्वविद्यालय से आ रहे हैं हमारे पास, और वो किसी बात पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। कहते हैं कि वो बता रहे हैं कि मैं ऐसी चर्चा करने चाहता हूं जिससे कि हमारा राजपाट और हमारा राजा सुरक्षित रह सकता है, वरना हमारा राजा किसी तरीके से परेशानी में आ सकता है। शराब के नशे में तो कितना ही हो, जो इंसान शराब के नशे में या किसी भी चीज के नशे में हो तो उसके दिमाग में एक तरीके का किसी तरीके की एक तरीके की जो हम कहते हैं कि मैंने कहा अंदर ही अंदर घमंड होना, तो एक घमंड हमेशा बना रहता है। बोले अच्छा मुझे समझाने आएगा, मुझे बताने आ रहा है इतने बड़े राजा को, बोले बुलाओ। अब आगे की कहानी सुनेंगे। दरबार में ये बैठा हुआ होगा धनानंद, और दरबार में जब बैठा होगा तो ये क्या करेगा, दरबार में जब ये चाणक्य आएंगे, आने के बाद चाणक्य से बात करेंगे कि ऐसे ऐसे यूनान से चलने वाला एक व्यक्ति जो सभी में जो है मारपीट करते हुए, एक नरसंहार करते हुए भारत की तरफ को बढ़ रहा है, और अगर ये भारत में बढ़ाया तो बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा, बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी सेना को इस तरीके से तैयार करके इससे युद्ध लड़ें। और ये जो है ना चाणक्य ना एक नक्शा बना कर लेकर आते हैं कि युद्ध किस प्रकार होगा। तो ये युद्ध का नक्शा ना, ये युद्ध का नक्शा दिखा रहे होते हैं इन्हें, युद्ध के नक्शे की बात हो रही है। ये अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ होगा, ऊपर बैठा हुआ होगा, बैठने के बाद ये युद्ध का नक्शा जब उसे दिखा रहे होंगे धनानंद को, तो धनानंद को मैंने आपको बताया, धनानंद तो वैसे ही घमंड में बैठा हुआ है कि एक छोटा सा मामूली सा व्यक्ति जो एक राजा से आके जो राजा को परामर्श देगा और उसके हाथ से ना, इनके हाथ से नक्शे को लेकर फाड़ कर फेंक देंगे।
ये फाड़ कर फेंक देंगे। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, ये जो सीढ़ियों पे जब राजा जब ऊपर बैठा होगा तो ये सीढ़ियों पे खड़े होंगे तो इसके ना पैर मारेंगे ये, और पैर मार के ना ये नीचे को लुढ़कते हुए गिरेंगे ये चाणक्य। और जब चाणक्य नीचे गिर जाएगा तो चाणक्य की चोटी खुल जाएगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, नक्शे को फाड़ दिया है। ठीक है, लात मारकर या पैर मारकर नीचे गिरा दिया है, पैर मारा है, और पैर मारने के बाद इनकी चोटी खुल गई है। और चोटी जब खुल गई होगी तब ये प्रतिज्ञा लेंगे, कौन? चाणक्य प्रतिज्ञा लेंगे कि अब ये मैं चोटी तभी बांधूंगा, तभी चोटी को जो है अपने सिर पर सही से धारण करूंगा जब मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। समूल नाश कर दूंगा मैं आपका। समूल नाश का मतलब है पूरे के पूरे कुल का मैं पूरा कुल आपका जो है नाश कर दूंगा, तभी जो है मैं इस बात को चैन से बैठूंगा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा का बदला लेकर मानूंगा। वहां से लौट आएंगे, प्रतिज्ञा ले लेंगे, प्रतिज्ञा सुना आएंगे। जब लौट कर आ रहे होंगे तो रास्ते में ना कुछ बच्चे खेल रहे होंगे। अब कहानी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, बहुत बड़े राजा की तरफ को बढ़ने जा रही है कहानी। ठीक, ध्यान से समझेंगे। अब ये जब बैठे होंगे, ये ना एक जगह बैठ जाएंगे, देखेंगे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेल को देख रहे होंगे। उसमें देखा होगा बहुत सारे बच्चे अभिनय कर रहे होंगे, और एक बच्चा जो है राजा बना हुआ एक पत्थर पर बैठा हुआ होगा, ऊपर बैठा हुआ है। और जब पत्थर पर बैठा हुआ होगा तो उसके सामने ना दो बच्चे जो है एक तीसरे बच्चे को पकड़ कर लेकर आएंगे और उससे कहेंगे कि राजन, इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? तो वो बच्चा, छोटा सा बच्चा होगा, वो कहेगा, बोले अरे इसने तो देशद्रोह किया है, और देशद्रोह की सजा तो जो है मृत्यु होती है, इसे तो मृत्यु दंड देना होगा। चाणक्य इस बात को देख रहे होंगे, चाणक्य सोचेंगे छोटे से बच्चे में एक राजा के इतने गुण, किस प्रकार इसने जो है इस बच्चे को इतना ज्ञान है कि अगर राष्ट्रद्रोह की सजा क्या होनी चाहिए? मृत्यु होनी चाहिए। चाणक्य तुरंत उस बच्चे से बात करेंगे, और बच्चे से बात करने के बाद पूछेंगे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो ये ना उसके घर जाएंगे, और जब चाणक्य के घर जाएंगे तो इन्हें चाणक्य के घर पर इनके मामा, इस बच्चे के घर पर जब जाएंगे तो बच्चे के घर पर जाएंगे चाणक्य, तो चाणक्य को उस बच्चे के मामा और माता से मुलाकात होगी। और जब माता से मुलाकात होगी तो माता से उस बात की जो है चर्चा करेंगे कि ये बच्चा कौन है। तो उस बच्चे का नाम बताते हैं, इस बच्चे का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब इसके नाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा सुनेंगे। नाम चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य कहाँ से आया है? देखिए, बताया ये जाता है कि ये जो बच्चा है वो मौर्य नहीं था, ये एक क्षत्रिय कुल का बच्चा था। इसके पिता क्षत्रिय थे। इसके पिता क्या थे मैं आपको बता देता हूं। अब एक नई स्टोरी यहाँ से हम जोड़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी जोड़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में हमने क्या कहा, इसके जो पिता रहे होंगे वो कौन से कुल के रहे होंगे? क्षत्रिय कुल का था ये, और क्षत्रिय कुल का होने का कारण आगे समझेंगे। कहा यह जाता है, मैंने आपको एक व्यक्ति का इतिहास पढ़ाया था जिसका नाम बताया था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। इसी का पिता था जिसकी हम धनानंद की बात कर रहे हैं। और महापद्मनंद के बारे में जब हम इतिहास पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे बोला था ये वो व्यक्ति है महापद्मनंद जिसने ये अपने आप को सर्व क्षत्रो संहारक बोला है, सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला बोला है। इसी ने कभी इसके चंद्रगुप्त मौर्य के पिता को, जो क्षत्रिय वंश के रहे होंगे, क्षत्रिय रहे होंगे, उनकी हत्या कर दी थी। जब उनकी हत्या कर दी होगी तो इसकी माँ ने अपने बेटे को और अपने आप को स्वयं को जीवित रखने के लिए, बचने के लिए ये क्या करी माँ, ये माँ वहां से वो घर बार छोड़कर जो चली जाती है। और माँ का नाम अगर आपसे पूछे, इनकी माँ का नाम पूछे तो माँ का नाम क्या है? आपको नाम आपने शायद पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखिए कि माँ का नाम बताया था मूरा। क्या नाम है माँ का? इनकी माँ कौन है? मूरा। भूरा नहीं है, मूरा है, मूरा। तो माँ का नाम मूरा है। तो माँ ने क्या करा, माँ आती है और माँ अपने घर बाहर छोड़ के इन्हें बाहर ले आती हैं, जो है बिल्कुल गांव की बाहर चली जाती हैं, इनके जो है राजपाट के बाहर आ जाती हैं और वहां पे मोर पालन करती हैं। मोर पालन की वजह से इनका जो वंश बना वो मौर्य बना है। मोर पालन करती थी ये। और अब मोर पालन की अगर चर्चा की जाए तो जानवरों को पालने वाले जो होते हैं वो शूद्र कैटेगरी में आ जाते हैं। उस प्रकार इनका क्षत्रिय वंश हट गया और शूद्रों में ये प्रवेश कर गई। इस कारण जब ये शूद्र हो गई तो इनका जीवन, इनके बेटे का जीवन, इनके भाई का जीवन सुरक्षित हो गया। देखिए, ये कहानी अगर आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो अब आपको ध्यान से समझ में आ गई होगी। देखिए, एक कहानी एक ऑर्डर में चलते हुए आई, यहां तक आपको बात याद हो गई होगी।
अब ये इस बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य को इनकी माता से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद कहते हैं कि मैं इसे एक इतना बड़ा सम्राट राजा बनाना चाहता हूं कि ये जो है पूरे संपूर्ण भारत का राज करे। भाई हर एक माँ चाहती है चाहे मुझसे बेटा मेरा अलग हो जाए, मगर एक कंडीशन ये आ जाए कि किसी न किसी तरीके से ये एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, अपने आप में भूखा ना मरे, कोई एक अच्छा नाम कमा ले। हर एक माता पिता का सपना यही होता है। तो माँ इन्हें भेज देती है। तो उस समय अगर पूछा जाए तो इनकी आयु आपको मैं बता देता हूं, उस समय इस बच्चे की आयु 16 वर्ष रही होगी। कितनी रही है? 16 वर्ष। आगे की कहानी समझेंगे ध्यान से और आपको याद होती जा रही है। 16 वर्ष की आयु रही होगी। अब ये बच्चे को लेके कौन? चाणक्य लेके अपने दोबारा से उसी विश्वविद्यालय में तक्षशिला विश्वविद्यालय की ओर बढ़ जाएंगे। और तक्षशिला की कहानी मैंने आपसे क्या बताई थी? मैंने कहा था कि केवल क्षत्रियों के बच्चे पढ़ सकते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ सकते हैं, राजाओं के बच्चे पढ़ सकते हैं, विदेशी बच्चे आ सकते थे पढ़ने। अब ये कहानी जब हुई होगी, जब ये इतना बड़ा गुरु जो तक्षशिला का इतना माना हुआ गुरु है चाणक्य, वो किसी बच्चे को लेकर जा रहा है, तो एडमिशन तो करना पड़ेगा, उन्हें दाखिला तो लेना पड़ेगा, प्रवेश तो देना पड़ेगा। तो उस समय ये बताते हैं, चाणक्य ये कहते हैं कि इस बच्चे को मैं लेकर आया हूं और इस बच्चे की मैं जो है गारंटी ले रहा हूं कि ये किसी क्षत्रिय कुल का बच्चा है, ये क्षत्रिय कुल का बच्चा है। इस बात को मैं लिखित रूप में देता हूं आपको, और आपको प्रवेश लेना होगा। तब इनका प्रवेश होता है। तो 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला में इन्हें प्रवेश मिल गया है। चलिए अब स्टोरी को हम इधर की ओर बढ़ते हुए चले आते हैं। 16 वर्ष की आयु हमने क्या कहा आपसे, आप दोबारा समझ लेंगे। 16 वर्ष की आयु में तक्षशिला में इन्हें क्या हो गया? प्रवेश मिल गया। 16 वर्ष की आयु में प्रवेश हो गया इनका। बेटा 8 वर्ष तक ये क्या करेंगे? युद्ध कौशल सीखेंगे इनके साथ में। ये यूनिवर्सिटी क्यों खास हो जाती है? ये यूनिवर्सिटी इसलिए खास हो जाती है, केवल इसमें शिक्षा ही नहीं दी जाती है, सारा कुछ सिखाया जाता है, चाहे घुड़सवारी हो, चाहे धनुर्विद्या हो, युद्ध के परिणाम हो, आपको एक राजा के परिणाम हो, राजा के साथ साथ प्रजा के क्या परिणाम है, प्रजा के बारे में क्या सोचना होगा राजा को, सारी चीजों में तैयार किया जाता है इसी यूनिवर्सिटी में। तो 8 वर्ष तक चाणक्य ने अपने उसमें इन्हें रखकर धीरे धीरे तैयार करना स्टार्ट किया होगा। जब इन्हें तैयार करना स्टार्ट किया होगा तो कहानी आगे क्या बनती है? जब 16 और 8 24 वर्ष के ये हो जाएंगे, तो 24 वर्ष की आयु में जाकर 24 वर्ष के ये प्लस चाणक्य प्लस 5000 की सेना लेकर ये मगध पर हमला कर देंगे, मगध पर आक्रमण कर देंगे। पहला आक्रमण इनका मगध पर ही होगा। किसके ऊपर? धनानंद जो बैठा हुआ है, धनानंद के ऊपर ये आक्रमण कर देंगे। भाई 5000 की सेना और एक 24 वर्ष का बच्चा और उसके साथ में चाणक्य मिलके जो है ये आक्रमण जब करेंगे तो क्या होगा? 5000 की सेना को, मगध इतना बड़ा साम्राज्य है और मगध के बारे में मैंने आपको बताया था, उस पर तो आक्रमण करना पहले से ही कठिन था। हम पहली बार से पढ़ रहे हैं, मगध 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, किस तरीके के जंगल थे, क्या पाया जाता था, सेना कैसी थी, खूब पढ़ते हुए आए हम। तो मगध तो जीतना 5000 की सेना से इम्पॉसिबल हो गया। इसके लिए तो बहुत बड़ी रणनीति होनी चाहिए थी। अब ये 5000 की सेना लेकर जो जब आक्रमण कर देंगे तो इनकी उसमें क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी, हार जाएंगे, सेना हार जाएगी, बड़े आराम से सेना हार जाएगी। रात में हमला बोलेंगे और सुबह तक हार जाएंगे। और जब ये सुबह तक हार जाएंगे तो आगे कहानी क्या रूप लेगी? कहानी ये रूप लेगी कि इन्हें अपनी जान बचाना भारी हो जाएगी। और जब जो इनके जो सैनिक होंगे ना, इनके धनानंद के जो सैनिक होंगे, इन्हें ढूंढ रहे होंगे कि कौन सा व्यक्ति था जिसने इतनी बड़ी मूर्खता करी कि रात में आके हमसे हमला बोला और सुबह तक जो है ये भाग गए। तो होगा क्या? इन्हें ढूंढ रहे होंगे तो ये एक बूढ़ी महिला की झोपड़ी में जाकर छिप जाएंगे। ठीक है, तो एक झोपड़ी में जो प्रवेश कर जाएंगे, छिप जाएंगे, वेश बदलकर ये छिप गए। भाई आगे समझेंगे। भाई वेश बदल के छिप गए, कोई दिक्कत नहीं, छिप जाने दो। आगे क्या हुआ? वेश बदल के छिप गए। अब शाम को क्या हुआ? उस बूढ़ी महिला ने क्या करा? खिचड़ी बनाई। तो आपने खिचड़ी वाली स्टोरी पढ़ रखी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो ध्यान से याद कर लें। खिचड़ी बनाती है और इन्हें परसती है और खिचड़ी खाने को देती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी आयु 24 वर्ष की है वो और चाणक्य दोनों मिलके जो है खिचड़ी खा रहे होते हैं।
इतनी देर में क्या होता है, उस बूढ़ी महिला का पोता आ जाता है और पोता क्या करता है, गरम गरम खिचड़ी में ना जो उसे परस के दी गई होती है उसमें हाथ डाल देता है, और जैसे ही उसमें हाथ डालता है तो उसका हाथ जल जाता है। और हाथ जल जाने के बाद वो बूढ़ी महिला एकदम जो है उस पोते को डांटते हुए कहती है कि तुमने भी वही बेवकूफी दिखाई जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। और ये दोनों वहां पे खिचड़ी खा रहे होते हैं, बैठे होते हैं। अभी ये एकदम अलर्ट हो जाते हैं, बोले मतलब, बोले अभी हम युद्ध हार के भागे हैं, इसका मतलब पूरे धीरे धीरे पूरे संसार में बात ऐसा कि आग की तरह फैल रही है। इस बूढ़ी महिला को भी मालूम है कि कौन चंद्रगुप्त मौर्य और कौन जो है चाणक्य है, पहचान ही तो नहीं पाई है केवल। ठीक है भाई, वो बूढ़ी महिला से पूछते हैं क्या हुआ अम्मा, क्या बात है, क्या हुआ बात, कौन चाणक्य और कौन जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, क्या बेवकूफी कर दी उन्होंने। बोले ये बेवकूफी कर दी, जरा सी कुछ दिनों बस सीखने के बाद डायरेक्ट राजधानी पे हमला बोल दिया। पहले उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतते, सेना बढ़ाते, अपनी पकड़ मजबूत करते, तब राजा पे आकर हमला बोलते। जब आप खिचड़ी खा रहे हो तो खिचड़ी के बिल्कुल बीचों बीच में कौन सी हाथ डाल दोगे आप। आपको पहले उसके किनारों की जो खिचड़ी होगी उन किनारों को धीरे धीरे हल्का करते हुए चलोगे, उन्हें खाते हुए आओगे, तभी तो एंड तक पहुंचोगे, मध्य में पहुंचोगे उसके। कहता है, बोले इस महिला ने हमें कितनी ज्ञान की बात सिखाई है। अब उसके बाद क्या होगा, जब इस महिला से सीख जाएंगे, 8 वर्ष तक वो 5,000 की सेना लेके हार गए होंगे, खिचड़ी भी खा ली, अब वापस लौट गए होंगे, और वापस लौटने के बाद उस समय आ गया होगा लगभग 317 बीसी का समय आ गया होगा। अब वापस लौट के दोबारा से सीखेंगे और 317 बीसी में जाकर ये पहला आक्रमण अब करेंगे पंजाब पर। ये पंजाब पर आक्रमण करेंगे और पंजाब को वहां पर ये जीत लेंगे। और आपसे पूछा जा सकता है, पहले पंजाब का पूछा जा सकता है, और पंजाब के साथ साथ आपसे पूछा जाता है कि जब इन्होंने आक्रमण करा तो पंजाब में कौन था, तो उसके बारे में अगर पूछे तो आप ध्यान से बता देंगे कि 317 बीसी में जिसमें पंजाब की बात कर रहे हैं वहां पर सेल्यूकस बैठा हुआ था। सेल्यूकस के इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें तो सेल्यूकस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्यूकस कौन था, तो आप तुरंत बता देंगे सेल्यूकस क्या था। अलेक्जेंडर जो हमारा वो वापस लौटा था उस समय 19 महीने भारत में युद्ध लड़ने के बाद, पीछे हमने अलेक्जेंडर की कहानी आपको पढ़ाई है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है अलेक्जेंडर के बारे में कि कितने महीने तक कौन कौन सी नदी पर आता गया और कैसे कैसे इसकी हार और जीत हुई होगी, पोरस का युद्ध हमने आपको बता चुके हैं। तो 317 बीसी में क्या इसे हराएंगे सेल्यूकस को। सेल्यूकस जो होगा वो कौन है, अलेक्जेंडर का सेनापति था। तो इसके बारे में अगर आपसे पूछ ले, ये क्या है आपका सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द्वितीय जिसके बारे में हमने बताया था आपका, उसका सेनापति था ये सेल्यूकस। क्वेश्चन यहां से भी बहुत बनते हैं। देखिए आप जब पढ़ रहे हैं, इतनी स्टोरी आपने सुनी होगी तो आपको खुद लग रहा होगा कि इनमें से बहुत क्वेश्चन बनेंगे जो सर बता रहे हैं। अलेक्जेंडर के बारे में बता दिया आपने, सर ने बता दिया कौन कौन सी उम्र में कैसे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य मिला होगा, धनानंद के दरबार में कौन पहुंचा, क्या क्या नाम थे, क्या क्या करा इन्होंने। अर्थशास्त्र, वाकई में अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, राजा के बारे में लिखी हुई है, राजा के 7 अंगों के सप्तांगों के बारे में लिखी है। ये चर्चाएं आपकी ना केवल किताब से पढ़ने के साथ साथ अगर हम आपसे करें तो अगर जैसे आप समझते जा रहे हैं तो ये चीजें जल्दी याद हो रही होंगी। अब आप कोई सी भी किताब उठा के देखेंगे आपको ये सारी चीजें लिखोई और आसान वे में आपको समझ में आती जाएंगी। ऐसा नहीं है मैं आपको 100% जो है जो सारी किताबों में लिखा हुआ सभी ले आया मैं आपको, 1-2% जो रह गया होगा वो आप अपनी किताब जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किताब जरूर पढ़ें, मगर जो है ये वीडियो देखने के बाद ज्ञान भी जरूर लें कि कहानियां थी क्या वास्तविकता में और कैसे कैसे ये चीजें आई होंगी। ये उसे हरा देते हैं, पंजाब में हमने आपको बता दिया, हरा दिया होगा। हरा देने के बाद ये आगे की तरफ को बढ़ गए। राजपाट क्या हुआ, सेल्यूकस ने भी कोई छोटा मोटा एरिया नहीं गिरा होगा, अभी केवल पंजाब हारा है, पंजाब के साथ साथ उसके पास और भी इलाके रहे होंगे। अब ये पोरस के पास पहुंच जाएंगे, पोरस की तरफ को बढ़ेंगे और 315 बीसी का समय आ चुका होगा, 2 साल और बीत गए होंगे। और पोरस से कहेंगे, बोले कि आप हमारी मदद करें, आप हमारी मदद करें, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसी के साथ में जो लड़ना चाहते हैं जो भारत को जो है बिल्कुल हार की कगार पे लेके जाना चाह रहा है। तो अब क्या होगा, पोरस इनके साथ 315 बीसी में जाकर साथ मिलेगा। पोरस के साथ मिलकर ये धनानंद का अंत करेंगे। तो यह ध्यान रखेंगे 315 बीसी में क्या है, पोरस से मिले होंगे। तो पोरस आ गया एक इतिहास में। अब पोरस प्लस कौन आ गया आपका, चंद्रगुप्त मौर्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ और कौन होगा, चाणक्य होगा। इन तीनों ने मिलकर किसके साथ युद्ध लड़ा है, दयानंद के साथ युद्ध लड़ा होगा, और धनानंद की इसमें मृत्यु हो गई होगी, और राजा कौन बन गया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया होगा। तो आप ध्यान रखेंगे 315 बीसी में इस धनानंद का अंत हो जाएगा और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाएगा। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये बात क्लियर हो गई होगी, अब ये दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से आपको बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब इन्होंने यहाँ पे सेल्यूकस से भी बात हो गई, सारी कोई बात हो गई, पंजाब की बात भी हो गई, सेल्यूकस को भी समझा लिया, सेल्यूकस से भी जो है हर तरीके से निपट लिया ये। अब क्या करेंगे, इन्होंने दरबार बना लिया। चाणक्य बहुत होशियार थे। चाणक्य ने क्या करा, बोले कि मुझे एक ऐसा प्रतापी महान राजा बनाना है जो सिर्फ संसार याद करे, जिसे कोई नहीं हरा पाए, और इसकी पीढ़ियां भी जो है राज करें इसी के नाम पर। तो इसे बनाना था। इसे बनाने के लिए इन्होंने एक महल का निर्माण कराया। इस महल के बारे में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप महल के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक महल बनवाया जो लकड़ी का महल था। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर तो लंबाई रही है, 5 किलोमीटर की चौड़ाई रही है। फिर समझिए, लंबाई 16 किलोमीटर रही है और 5 किलोमीटर की चौड़ाई रही है। और अगर इसके बात करें पास में, तो इसकी एक 4 दीवारी करवाई। और 4 दीवारी की हम जो खासियत बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि 4 दीवारी के पास में जो बीच में, ये 4 दीवारी के बीच का एरिया जो बचा, वहां पर ये खाई बनवा दी इन्होंने, ये खाई बनवा दी। और खाई की अगर गहराई पूछ ले तो आप ध्यान रखना, इसकी गहराई थी 30 हाथ गहरी थी। ये 30 हाथ, इस तरीके से 30 हाथ गहरी खाई बनवाई गई। और अगर आपसे पूछ ली जाए इस खाई की चौड़ाई क्या थी, तो खाई की चौड़ाई बताएंगे आप 185 मीटर थी। 185 मीटर इसकी चौड़ाई थी, 30 हाथ इसकी गहराई थी। और इस पे क्या था, मगरमच्छ पाले जाते थे। क्या हुआ करता था, मगरमच्छ पाले जाया करते थे। और मगरमच्छ पालने का कारण केवल यही था, क्यों, इस पे कोई आक्रमण ना कर पाए, मगरमच्छ पाले जाते थे। और मगरमच्छ के साथ साथ अगर हम याद करें, इसमें दरवाजों की संख्या पूछी जाती है। दरवाजों को बुर्ज बोला करते थे। तो दरवाजे की, अगर दरवाजे और खिड़की की संख्या पूछे तो आप 64 बताएंगे। 64 दरवाजे प्लस खिड़की पाए जाते थे इसमें। उसके साथ साथ हमने आपको बताया क्या थे, इन्हें क्या बोला करते थे, बुर्ज बोला करते थे। एक बार फिर से आप समझ लें, जब मैंने आपसे कहा चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया होगा, मैंने आपको बता दिया इसका साथ पोरस ने दिया, प्लस चाणक्य ने 315 बीसी में धनानंद की मृत्यु कर दी। तो सबसे पहले चाणक्य ने यह सोचा कि मैं एक ऐसे राजा का निर्माण करने जा रहा हूं कि जिसकी जो है जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक इसने लकड़ी का महल बनवाया जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर थी। इसके चारों ओर एक 4 दीवारी करवाई और 4 दीवारी के बीच में खाई बनवाई। खाई को पूछ ले तो 30 हाथ गहरी और 185 मीटर चौड़ी बनाई। इस खाई में भी मगरमच्छ पाले जिससे कि कोई इसके अंदर प्रवेश ना करे, मगरमच्छ पाले। इसके साथ साथ आपसे पूछा जा सकता है इस खाई में, यानी इस जो आपका एक महल बनवाया गया है, इसमें कितने दरवाजे थे, तो आप बताएंगे इसमें 64 दरवाजे थे। इन दरवाजों को, इन खिड़कियों को बुर्ज बोला जाता था। ठीक है, तो आपने बहुत सारी बातें आपको समझ ली होंगी। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पे ही, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसके बाद एक बार फिर से इसकी मुलाकात होगी 305 बीसी में सेल्यूकस से जाकर। 305 बीसी में एक बार फिर से ये सेल्यूकस से मिलेगा, सेल्यूकस से वहां पे युद्ध होगा। और जब सेल्यूकस से युद्ध होगा तो देखो समझ लो ध्यान से, 305 बीसी बोला मैंने, सेल्यूकस पे फिर से एक बार आक्रमण किया होगा इसने, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला पंजाब जीता था मगर सेल्यूकस को पूरा संपूर्ण नहीं जीत लिया था इसने। 305 बीसी में सेल्यूकस पर आक्रमण किया गया होगा, सेल्यूकस की हार हुई होगी। और सेल्यूकस की हार होने से पहले, सेल्यूकस को हार दिखाई दे रही होगी, तो हार से पहले सेल्यूकस इससे संधि कर लेता है। और जब संधि करता है तो आप ध्यान रखेंगे संधि में क्या क्या हुआ। तो संधि में इसने ना, सेल्यूकस ने इसे 4 इलाके दिए हैं। कितने इलाके दिए हैं, 4 इलाके दिए। यहां पे लिख दे रहा हूं, संधि हुई होगी, संधि में 4 इलाके दिए गए। 4 इलाके आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से थे उन्हें आप याद कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार नाम बोल दे रहा हूं। एक नंबर हो गया कांधार,
काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। इसके बाद कल के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। और चलते चलते एक बात और बता जाते हैं, जब इसने संधि कर ली होगी, 4 इलाके दिए होंगे, सेल्यूकस ने 4 इलाके दे दिए, ये बहुत खुश हुआ होगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 500 हाथी दिए हैं। एक बार फिर सुन लें, मैंने आपसे बोला 305 बीसी में एक बार फिर से ये सेल्यूकस पे आक्रमण करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। एक बार पहले आक्रमण कर चुका था जिसमें इसने पंजाब को जीता था सेल्यूकस से। सेल्यूकस कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय सिकंदर महान का जो है सेनापति रहा होगा। अलेक्जेंडर द्वितीय सिकंदर तो वापस लौट गया था, जिसकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में। ये कहानी हमने आपको पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं, बट सेनापति इसका यहीं रह गया था। जब 305 बीसी में इसने आक्रमण करा होगा सेल्यूकस पे, तो सेल्यूकस हार की ओर जब बढ़ रहा होगा तो इसने संधि के लिए होगी। तो संधि में क्या हुआ? संधि में इसने 4 इलाके से दान में दिए। किसे दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, जिसमें 4 इलाके हमने बताए, काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान। और जब इसे ये 4 इलाके दिए गए होंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खुश होगा, और खुश होने के बाद इसे 500 हाथी देगा। और जब इसे 500 हाथी देगा तो अब सेल्यूकस एक बार पुनः खुश होकर क्या करेगा? अपनी बेटी की शादी इसके साथ में करा देगा। और बेटी का नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे, बेटी का नाम था हेलेना, ठीक है, या कार्नेलिया भी बोलते हैं। कार्नेलिया या हेलेना इसकी बेटी का नाम है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नाम एक बार फिर लिख दे रहा हूं मैं इनका, ठीक है। 500 हाथी की कहानी बता दी मैंने आपको। 500 हाथी के साथ साथ शादी की बता दी, सेल्यूकस की बेटी से शादी हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की। शादी में मैंने आपको बता दिया क्या नाम है इसका, हारलेनिया, ठीक है, हेलेना या कार्लेनिया। हेलेना नाम बताएंगे आप, हेलेना या कार्लेनिया करके बुकों में पढ़ने को मिल जाएगा आपको। तो आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होगी, कल इसी से ही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके बाद इनके बेटे के बारे में, बिंदुसार के बारे में बात होगी, कैसे कैसे इनका बेटा का जन्म हुआ होगा, कौन कौन से इन्होंने आक्रमण किए होंगे। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।